अच्छा जी, कल हमने स्टार्ट किया था अपना फोर्थ हेड ऑफ इनकम। ठीक है, आज हम बेसिकली देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 जो है आपका वो है कैपिटल गेन्स के ऊपर। अच्छा, कल हमने इसको देखा, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है जी? कैपिटल गेन हमेशा अराइज होता है किस चीज के ऊपर? कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन कब अराइज होता है? कैपिटल एसेट के ऊपर। ठीक है, अब लेकिन कैपिटल एसेट किस टाइम पे अराइज होता है? ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। जब आप अपना कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे उस टाइम पे आपका क्या राइज होगा? कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है। अच्छा, फिर हमने कहा कि अच्छा ये तो हमें समझ आ गई कि डिस्पोजल क्या होता है, क्योंकि हम डिस्पोजल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि डिस्पोजल क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं। उसके अंदर ये समझा जाता है कि आपका एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया। फिर हमने कहा अच्छा ये तो बता दें कि कैपिटल एसेट क्या चीज़ है। ठीक है, एसेट्स के हमने नाम तो सुने, जैसे अकाउंटिंग में आपने करंट एसेट सुना होगा, नॉन करंट एसेट सुना होगा, डेप्रिशिएबल एसेट होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है। तो ये कैपिटल एसेट ये टैक्स की टर्म है। ठीक है, कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट में हमने कहा, सबसे पहले उसने आपको क्या कहा डेफिनेशन के अंदर? उसने कहा अगर मैं इसे बिल्कुल आसान करके लिखूं, एवरी एसेट इज कैपिटल एसेट। फिर वो कहता है लेकिन इसमें से ना एक्सक्लूड करते जाएं। क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करते जाएं? नंबर 1 बिजनेस की इन्वेंट्री। ठीक है, नंबर 1 ये एक्सक्लूड कर दें। नंबर 2 डेप्रिशिएबल एसेट्स एक्सक्लूड कर दें। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स भी एक्सक्लूड कर दें बिजनेस के। और उसके बाद पर्सनल जितने भी आपके मूवेबल एसेट्स हैं वो भी निकाल दें। इसकी लेकिन 6 एक्सेप्शंस है, 6 एसेट्स आपने नहीं निकालने पर्सनल मूवेबल एसेट्स में से। ठीक है, तो ये अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट करके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिखूं तो बिल्कुल ये आपकी बनती है डेफिनेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि कैपिटल गेन जो है उसको आगे ना लॉ ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, या 3 टाइप्स कह लें, कैटेगरीज कह लें। कौन सी 3 टाइप्स हैं? 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 उसने कहा कैटेगरी 1 जो है आपकी, कैटेगरी 1 ये कहती है कि कैटेगरी 2 और 3 को छोड़ के जितने भी आपके कैपिटल गेन्स हैं वो कैटेगरी 1 में आ जाएंगे। अच्छा, इसको क्यों ये एनटीआर में फॉल करती है? कैटेगरी जो आपकी 2 है वो किसके ऊपर है? इमोल प्रॉपर्टी। इमोल प्रॉपर्टी के ऊपर जो आएगा वो ये होगा। और कैटेगरी आपकी जो 3 है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के ऊपर जो आपका कैपिटल गेन आएगा वो आएगा। 3 कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया है? इसलिए कि आपकी कैटेगरी 2 और 3 जो है वो सेपरेट ब्लॉक रिजीम्स हैं। ठीक है, और पहली वाली जो है वो आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम है। फिर 2 और 3 की अगर रिजीम एक है तो फिर उनको अलग क्यों किया है? क्योंकि उन दोनों के रेट्स अलग हैं। इमोल प्रॉपर्टी के टैक्स रेट्स अलग हैं और सिक्योरिटीज़ के टैक्स रेट्स अलग हैं। फिर हमने कल ये देखा कि सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर 7 टाइप्स ऑफ एसेट्स आते हैं जो इसके अंदर फॉल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी है। ठीक है, जो शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी है इसलिए कि आपको शेयर्स आएंगे प्राइवेट कंपनी के भी और पब्लिक कंपनी के भी। जब पब्लिक कंपनी का डिस्पोजल होगा तो आपने इसके अंदर टैक्स करना है, और जब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स डिस्पोज ऑफ होंगे तो इसके अंदर अब आपने ये जज करना है कि ये शेयर्स पब्लिक कंपनी के कि प्राइवेट कंपनी के। ये आपसे वो डिमांड करेगा। ठीक है, वो कैसे आप जज करेंगे? चैप्टर 4 में जाएंगे। चैप्टर 4 में डिफाइंड है व्हाट इज पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। तो उसके हिसाब से आपने उनको जज करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, ये मुझे लगता है मैंने आप नोट्स डायरेक्टली आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। वैसे ही मैंने फोटोकॉपियर के साथ शेयर करने थे। प्रिंट ले लिया था आप लोगों ने?
अच्छा अभी नहीं मिल सकेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। अब सॉफ्ट में तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास हैं, जिनके साथ मैंने कल जो ग्रुप में शेयर कर दिए थे, ये मैं फोटोकॉपियर के पास भी रखवा दूंगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में यहाँ पे बात कर रहे हैं, वैसे तो हम कॉस्ट का टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो है कुछ नए चीज़ें देखनी है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन्स। कॉस्ट क्या होती है जी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, एक तो कॉस्ट वही है जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ लिया, ठीक है, जो जनरल कॉस्ट के ऊपर प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। उसके अलावा कुछ ना यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट बताए जा रहे हैं। अच्छा एक कह रहे हैं नो अमाउंट इंक्लूडेड इन कॉस्ट इफ ऑलरेडी डिडक्शन अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस। अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपेंस ऑलरेडी मिल गया है तो उसको कॉस्ट का पार्ट ना बनाए। ये उसी तरह ही है कि मिसाल के तौर पे जब आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया है तो आप क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, अकाउंटिंग एंट्री यही बनती है ना। तो दोबारा से आप एसेट डेबिट तो नहीं करेंगे, या आप करेंगे एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, या आप करेंगे क्या एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। ये तो नहीं करेंगे कि पहले आप उसे कहें हम एक्सपेंस भी क्लेम करेंगे फिर आप कहें हम एसेट भी रिकॉर्ड करेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया ना, जिसकी डिडक्शन ले ली है, उसको दोबारा एसेट का पार्ट ना बनाए, उसकी कॉस्ट का पार्ट ना बनाए, ठीक है। जनरल प्रोविजन है, इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा आपको। आगे कह रहे हैं नो अमाउंट इंक्लूडेड इन कॉस्ट विच इज नॉट अलाउड अंडर बिजनेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हमने याद है सेक्शन 21 पढ़ा था, उसमें कहा था ये एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होंगे। इसी तरह कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रही, ठीक है, तो वो भी आप उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेमेंट करते हुए, हमने पढ़ा था कि किसी को पेमेंट करते हुए आपने विद होल्डिंग टैक्स काट के एफबीआर को जमा कराना है, फिर आपको एक्सपेंस मिलेगा। तो इसी तरह आपने कोई कैपिटल एसेट लिया, उसकी पेमेंट करते हुए या उससे रिलेटेड कोई एसोसिएटेड एक्सपेंस किया, उसकी पेमेंट करते हुए आपने विद होल्डिंग टैक्स काटना था और काट के जमा कराना था, आपने नहीं काटा, अब वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। उससे नुकसान क्या होगा? जब वो चीज़ कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी तो फॉर्मूला तो आपका क्या होगा? कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली कंसीडरेशन रिसीव्ड अगर 100 है, ठीक है, और आपको एक अगर सारे एक्सपेंसेस डाल दें तो 80 रुपए की कॉस्ट थी, लेकिन लॉ कहता है 80 नहीं, आपने 10 के ऊपर जो है 21 की कंप्लाइंस नहीं की तो 70 माइनस करें तो आपका गेन बढ़ जाएगा, तो टैक्स आपका बढ़ जाएगा। तो लॉ बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि आपने जिन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर सेक्शन 21 की कंप्लाइंस करनी थी और आपने नहीं की, वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा उसके बाद ये कह रहे हैं, अच्छा ये जो नीचे, अब इससे नीचे जो आ रहा है ना, ये रेड में आप लोगों के पास रेड, ये जब आप नोट्स लेंगे तो आपको ये रेड नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो ब्लैक नजर आ रहा होगा। इसी तरह जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने सारी रेड में की हुई हैं, जो अपडेट्स जितनी भी हैं, ये ना अपडेट हुई हुई है ये चीज़, और ये आई क्या बार बार टेस्ट करता रहा है पहले। अब ये देखें है क्या, कॉस्ट ऑफ एक्वायरर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। अच्छा पहले ये होता था, अभी जैसे गिफ्ट है ना, देखें पहले नंबर पे, अब ट्रांजैक्शंस देखें कौन कौन सी हैं। वो कह रहा है गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव, अगर आप रिलेटिव से किसी से गिफ्ट लेते हैं। अब रिलेटिव क्या है, नीचे देखिए रिलेटिव डिफाइन किया हुआ है। रिलेटिव आपके एंसेस्टर हैं, डिसेंडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद अडॉप्टेड चाइल्ड रिलेटिव है। उसके अलावा आपके ये सारे रिलेशंस और आपके स्पाउस के भी ये सारे रिलेशंस आपके क्या हैं, रिलेटिव की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह स्पाउस आपके लिए क्या है, आपकी रिलेटिव, ठीक है। अब कहने का ये मकसद है कि यहाँ पे ना रिलेटिव की डेफिनेशन में हर कोई नहीं कि कज़न का कज़न भी आपका रिलेटिव है, ऐसे नहीं है। रिलेटिव के अंदर स्पेसिफिक आपके रिलेशंस बता दिए कि अब आपके अबाओ अजदाद और आपके डिसेंडेंट्स, या आपके अबाओ अजदाद के जो डिसेंडेंट्स हैं, आपकी स्पाउस है, इस तरह ये वाले आपके जो हैं वो किस में आएंगे, रिलेटिव की डेफिनेशन में, जो क्लोज आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है। रिलेटिव को डिफाइन कर दी। अब रिलेटिव गिफ्ट भी तो दे सकती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा
कि आपकी जो इमोल प्रॉपर्टी है, ये वाली जो कैटेगरी 2 है, प्लॉट है, ठीक है, हो सकता है मेरे वालिद साहब मुझे प्लॉट दे दें, गिफ्ट कर दें, कर सकते हैं ना। अब उन्होंने मुझे प्लॉट गिफ्ट किया, अब मैं उसकी क्या कॉस्ट लूं? मेरे लिए तो कोई कॉस्ट नहीं है, उन्होंने तो मुझे फ्री में दे दिया। तो जब मैं इधर फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट का, तो मैंने अगर वो प्लॉट बेचा, लेट सपोज 10 मिलियन यानी 1 करोड़ का प्लॉट बेचा, तो मेरे लिए तो कोई कॉस्ट नहीं है, मैंने तो कुछ पे नहीं किया अपने भाई साहब को, उन्होंने तो मुझे गिफ्ट दिया है। लेकिन लॉ क्या कहता है? अच्छा, पहले क्या कहता था, ये इस दफा की अमेंडमेंट है, वो इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये ना आई कैप ने बार बार ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट या एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में ये चीज टेस्ट की हुई है उसने, ठीक है। पहले कहता था कि जिस डेट पर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू, पुराना लॉ बता रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, पहले ये कहता था। अब कह रहे ये नहीं करना, अब कह रहे ऊपर कॉस्ट ऑफ द एक्वायरर, जो आपके वालिद साहब की कॉस्ट थी ना, कॉस्ट ऑफ एक्वायरर, जो जितने का आपके वालिद साहब ने खरीदा था वो प्लॉट और आपको गिफ्ट किया है, वो उसी की कॉस्ट, वो जो कॉस्ट उनके लिए थी वही आपके लिए अब समझी जाएगी। अब क्राइटेरिया चेंज हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्वायरर, ठीक है। अब सब में यही कह रहा है कि जिस पर्सन ने अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्वायरर क्या होगी? जिस पर्सन ने जो डिस्पोज ऑफ किया, यहां पे आपको बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्वायरर क्या है कि जिस पर्सन ने डिस्पोज ऑफ किया, जो उसकी कॉस्ट थी वही कॉस्ट ऑफ एक्वायरर होगी। पहले यहां पे क्या कहता था कि जिस डेट पे ट्रांसफर हुई है, एक्वायरर की कॉस्ट जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जिस डेट पे ट्रांसफर हुई है वो उसकी कॉस्ट समझी जाएगी। ठीक हो गया? याद है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, किन किन केसेस के अंदर, इन 4 केसेस के अंदर जो पर्सन डिस्पोज ऑफ कर रहा है उसने जितने का वो कैपिटल एसेट खरीदा था वही आपकी कॉस्ट समझी जाएगी। किन किन केसेस में? गिफ्ट, ट्रांसमिशन, सक्सेशन और इनहेरिटेंस, यही होता है ना विरासत में जो चीजें तकसीम हो रही होती हैं, उनकी भी वही होगी जो उन्होंने खरीदा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एओपी, एओपी डिसॉल्व हो रही है, उसके पास कुछ कैपिटल एसेट्स थे, उसने अपने पार्टनर्स को एओपी डिसॉल्व होते हुए वो पार्टनर्स को एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कैपिटल एसेट्स। तो उस केस के अंदर जो है, अब जो एओपी ने जितने की खरीदी होगी पार्टनर्स के लिए वही कॉस्ट होगी। इसी तरह ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो वो जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कौन से वाले? कैपिटल एसेट्स, जो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैश ना दे तो वो एसेट्स दे दे, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि वो जो कैपिटल एसेट्स उनके पोजेशन में आएंगे, उनकी ऑनरशिप में आएंगे, उसकी क्या कॉस्ट होगी? जो कंपनी की कॉस्ट थी जिसपे कंपनी ने एक्वायर किए थे वो। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इसमें यही वाला जो रेड हुआ है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसमें क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ द एक्वायरर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट। क्लियर है? चलें आगे। अच्छा जी, अब हम एक चीज देखते हैं। आपने ये पढ़ा कि जी 3 हमारे पास जो है वो क्या है? कैटेगरीज। अच्छा, आप ये देखिए कैटेगरी 1 जो आ रही है आपके पास, ठीक है। अगले पेज पे देखें ना, आपका जो दूसरा टॉपिक आ रहा है वो कैटेगरी 1 है। क्या लिखा हुआ है टॉपिक का नाम? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अदर देन इमोल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला है? कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट, यही होगा ना। देखें, आपने लेट सपोज एक गाड़ी ली, गाड़ी वैसे कैपिटल एसेट नहीं है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। आपने एक गाड़ी ली, ठीक है, आपने गाड़ी ली 8 लाख रुपए की, 10 लाख की बेच दी, तो आपकी कितनी इनकम हुई? 2 लाख रुपए। तो कॉस्ट माइनस, अच्छा अब ये गाड़ी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ले के बेचते हैं, चला के नहीं बेचते, ठीक है, वैसे एज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब आप ले के गाड़ी को बेचते हैं, ठीक है, तो आपको 2 लाख का फायदा हो गया, इनकम हो गई। यही फार्मूला सारे कैपिटल गेन्स का है। जितने का आपने लिया कॉस्ट, जितने का आपने बेचा कंसीडरेशन रिसीव, वही आपका बेनिफिट है। देखिए पहली कैटेगरी में क्या फार्मूला दे रहा है? कंसीडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट। अच्छा, नीचे ना एक रेड लाइन लिखी हुई है, नो इम्पैक्ट ऑफ होल्डिंग पीरियड।
ठीक है, ये इस दफ़ा की अमेंडमेंट है। पहले पता है क्या होता था, और ये भी आई कैप बहुत बार ये टेस्ट कर चुका है, इसके साथ क्वेश्चंस देखें कितने सारे आए हुए आई कैप के, वो सब में आप जब उसकी सजेस्टेड सोल्यूशन देख रहे होंगे ना, आप कहेंगे ये पता नहीं आई कैप ने क्या किया हुआ है, क्योंकि अब लॉ चेंज, अब वो समझ लें है क्या। वो ये कहता है, रेड वाला अब आपको समझा रहा हूँ, वो ये कहता है कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, तो जितना आपका ये गेन का आंसर आया है ना, ये 75% टैक्सेबल होगा, यानी 25% क्या हो जाएगा, एग्जैम्प्ट। ठीक है, ये पुराना लॉ बता रहा हूं, अब का नहीं बता रहा मैं। ठीक है, अब आपने नहीं करना, अब 100% टैक्सेबल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ भी बता देता हूं। पहले लॉ ये कहता था, फॉर एग्जाम्पल आपका एक कैपिटल एसेट है, जैसे आपने क्या पढ़ा, वो पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह वो सारे आपके कैपिटल एसेट्स हैं। ठीक है, आपने एक लेट सपोज पेंटिंग थी, कैपिटल एसेट थी, कैटेगरी 1 में आती है। ठीक है, क्योंकि ना वो इमूल प्रॉपर्टी है ना वो सिक्योरिटीज है। ठीक है, पेंटिंग जो 6 कैटेगरी ऑफ एसेट्स है ना आपके, तो वो आपके किस में आते हैं, कैपिटल एसेट कैटेगरी 1 में, और ये आई कैप बार बार टेस्ट करता है। पेंटिंग आपने ली फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए की, कॉस्ट थी उसकी 10 लाख, और आपने बेच दिया उसको 15 लाख रुपए का। ठीक है, तो आपको कितना गेन आया, 5 लाख रुपए, ऐसा ही है। ठीक है, अब लॉ ये कहता है कि अगर तो आप इसे विद इन 1 ईयर ही बेच देते हैं, पुराना लॉ, पहले पुराना लॉ बता रहा हूं। ठीक है, या इधर लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। ओल्ड लॉ क्या है, अगर विद इन 1 ईयर तो पूरा 5 लाख आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और अगर आपका मोर देन 1 ईयर है तो उसमें आपका 75% टैक्सेबल होगा। 75% बनेगा 375,000। यानी लॉ पहले कहता था कि आप कैपिटल एसेट को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करके रखें। ठीक है, तो आपको हम बेनिफिट देंगे, कितना बेनिफिट देंगे, 25%। अब जितना मर्जी होल्ड करके रखें आप। वैसे वो इमूल प्रॉपर्टी और उसके सिक्योरिटीज के भी रेट्स देखें तो वो क्या कहते हैं, होल्ड जितना ज्यादा करेंगे टैक्स रेट कम होता जाएगा। देख लें, आपके पास नोट्स में आगे उसके टैक्स रेट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं ना। उसके अंदर क्या है कि जिस तरह होल्ड आप ज्यादा कर रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, टैक्स रेट कम हो रहा है। ये इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इन नोट्स में भी नीचे देखें रेट्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे ना, अब इसके तो अलग से टैक्स रेट्स नहीं है ना, पहली कैटेगरी के अलग से टैक्स रेट्स तो नहीं है, पहली कैटेगरी तो एनटीआर है। तो यहां पे लॉ पहले क्या करता था, आपको इनकम में रिडक्शन दे देता था। जो भी आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करें, चाहे 10 साल करें, चाहे 15 साल करें, चाहे 5 साल करें, आपको यही रिडक्शन मिलती थी। 75% टैक्सेबल, 25% एग्जाम। लॉसेस बाद में पढ़ेंगे, वो अगले पेज पे आ रहे हैं, पहले गेन समझ लें। अच्छा जी, ओल्ड लॉस जो है, ओल्ड लॉ ये कहता था। अब नया जो लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है भाई होल्डिंग पीरियड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये गेन है, यही एनटीआर में आपका टैक्स होगा। ठीक है, ये इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा आता है आई कैप में, बड़े न्यूमेरिकल में भी आता है और छोटे न्यूमेरिकल, ये जो आपके साथ आ रहे हैं ना, ये आप अटैम्प्ट करेंगे तो आप कहेंगे ये बार बार इसने 25% एग्जाम क्यों किया हुआ है, या जितना गेन आ रहा है इसका 75% टैक्सेबल क्यों किया हुआ है। तो आप कहेंगे हमारा तो ये वाला आंसर नहीं आ रहा। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, इसकी जब आप जाके प्रैक्टिस करेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, आप यही देखेंगे कि ये पुराना लॉ है, अब ये नए लॉ के मुताबिक 100% गेन टैक्सेबल है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ भी है, वरना मैं अगर सिर्फ ये नो इम्पैक्ट ऑफ होल्डिंग पीरियड उड़ा भी देता तो लॉ तो वही था, ये लॉ का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्यों स्टैरिक डाल के लिखा हुआ है, इसलिए कि अब होल्डिंग पीरियड का कोई इम्पैक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लॉ। ठीक हो गया। आगे नीचे उसने बताया एनटीआर में टैक्स होगा, पर्सन की जो भी इनकम है उसमें डाल के आपने, यानी ये 5 लाख इसके ऊपर गेन आया है, अगर उसकी सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उसके साथ क्लब हो जाएगी, फिर आप वही उस पर्सन की कैटेगरी देखेंगे, सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, उसके हिसाब से उसको टैक्स कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद अगली कैटेगरी है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन इमूल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। अगर आपकी कोई इमूल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, जैसे आपका कोई घर है, आपका कोई प्लॉट है, या आपका कोई ऐसा लैंड है जो आप बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपने ख़रीदा जितने का उसको बेचा, उन दोनों का डिफरेंस आपका कैपिटल गेन है। 60 लाख का प्लॉट लिया, 80 लाख में बेच दिया, तो कितना गेन आया? 20 लाख। 20 लाख आपका कैपिटल गेन है। अब उसको टैक्स कैसे करना है? वो NTR में टैक्स नहीं होगा, उसके अलग से टैक्स रेट्स आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप टैक्स रेट्स देखें तो वो कह रहा है जी ओपन प्लॉट के अलग टैक्स रेट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जैसे आपका कोई घर वगैरह है उसके अलग टैक्स रेट्स हैं, और फ्लैट्स के अलग टैक्स रेट्स हैं। अब ये देखिए सारे होल्डिंग पीरियड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब इन्हीं नोट्स के नीचे आपके मतलब यहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं, मतलब आपको वैसे टैक्स रेट्स मैंने अलग से भी दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो देखें होल्डिंग पीरियड के साथ साथ रेट कम हो रहा है। प्लॉट को अगर आप 1 साल में ही खरीद के 1 साल में ही बेच देते हैं तो 15% टैक्स है। अगर आप क्या करते हैं 1 से 2 साल के दरमियान बेचते हैं तो 12.5%, फिर 10%, फिर 7.5%, मतलब 6 साल से ज़्यादा आपको अगर रखे हुए प्लॉट हो गया ना तो फिर 0% टैक्स है, फिर टैक्स नहीं है। यानी लॉ अगर देखा जाए तो होल्डिंग को क्या कह रहा है कि होल्ड करके रखे अपना कैपिटल एसेट जितना आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं इमोल प्रॉपर्टी की केस में, ठीक है। 6 साल बाद हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में 4 साल बाद कोई टैक्स नहीं लेंगे, और फ्लैट में आपके 2 साल बाद कोई आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ भी, बस ये इतना सा हेड था, ये ख़त्म हो गया। अब सिक्योरिटीज़ पे आ जाए। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे कैसे कंप्यूट करेंगे? वही फार्मूला है कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। तीनों के फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं है, कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ना इसमें एक और चीज़ है, कह रहा जी कैपिटल गेन आपने FIFO मेथड यूज़ करना है, लेकिन कह रहा है अगर सिक्योरिटीज़ आपने सेम डे पे परचेज़ किए हैं तो फिर आप एवरेज मेथड यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ FIFO। अब ये समझने वाली चीज़ है यार, ये देखिएगा ये चीज़ ये नज़र आ रहा है बोर्ड, सही है, बेशक इधर करना है तो इधर कर दें। अच्छा, कोई लिस्टेड कंपनी के नाम ही बता दें, किसी को पता है कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का नाम? अच्छा, कोई मशहूर कंपनी के नाम बताएं। नहीं, फिर क्वेश्चन तो फॉर्म है? पेप्सी लिस्टेड नहीं है। अच्छा, FFC का नाम सुना है आप लोगों ने? FFC का वैसे सुनना चाहिए, बड़ी मशहूर कंपनी है, उसके अकाउंट्स भी लेके पढ़े हैं आप लोग। फौजी फर्टिलाइज़र, उनको ना अक्सर अवार्ड भी मिलता है ICAP वगैरह की तरफ से कि उनके बेस्ट अकाउंट्स बने हुए, ठीक है, पब्लिश्ड अकाउंट्स। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी वो बड़ी अच्छी कंपनी है, पाकिस्तान टोबैको है वो भी लिस्टेड है, ये अच्छी कंपनी है। चले, FFC जो है ना एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो इसका मतलब है वो पब्लिक कंपनी है। हमने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अब वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? कैटेगरी नंबर 3, सिक्योरिटीज में, ठीक है। अब मैंने लेट सपोज एक डेट थी, आज क्या डेट है? 8 नवंबर 2022। मैंने 8 नवंबर 2022 को 100 शेयर लिए FFC के, ठीक है, और उनकी प्राइस थी 100 रुपये। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई? कॉस्ट करते हैं या सेल प्राइस, क्योंकि बेचने भी है ना, 10,000, ठीक हो गया। मैंने 2 दिन बाद 10 नवंबर को मैंने कहा ये तो बड़े अच्छे शेयर जा रहे हैं, मैं और ख़रीद लेता हूँ, महंगे हो रहे हैं। मैंने ना 100 शेयर और ख़रीद लिए, अब महंगे हो गए थे, 150 रुपये के हो गए थे, ठीक है। तो मैंने ख़रीद लिए कितने? 15,000 के, ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने कहा चलो बेचते हैं, एक और कोई और शेयर लेते हैं, मैं इनको बेचने चला गया। अब मैंने ना 15 नवंबर पे इनको सेल कर दिया, ठीक है। अब मैंने शेयर, मेरे पास कितने शेयर हैं टोटल? 200। मैं बेचने जा रहा हूं, मैं सारे नहीं बेच रहा, मैं कह रहा हूं मैं 150 शेयर बेच देता हूँ। 150 शेयर बेचे मैंने, 150 मैंने बेचे, और मैंने बेचे 200 के हिसाब से। लेट सपोज आसान कर देते हैं इसलिए, तो कितने के बिके? 30,000 के, ऐसे ही है।
तो फॉर्मूला आपको क्या दे रहा है, कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट, तो ये तो मेरी आ गई कंसीडरेशन रिसीव्ड, ऐसे ही है। अब मैं कॉस्ट क्या लूं, पहले 100 वाले बेचेंगे जो आपने फर्स्ट टाइम लिए थे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, लॉ बिल्कुल यही कहता है कि पहले आपने जो है FIFO मेथड यूज करना है, ठीक है। लेकिन अच्छा देखें, वैसे अगर हमें FIFO मेथड का नहीं पता हो, हमें अकाउंटिंग करना पता हो, तो हम क्या सोचेंगे, यार मैं पहले इसमें से मैंने 100 बेचे हैं या इसमें से 100 बेचे हैं। एक ये बन सकता है कि 100 इसमें से 50 इसमें से, एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक मैं कहूँ नहीं 100 इसमें से बेचे हैं, 50 इसमें से बेचे हैं। एक मैं कहूँ नहीं 75 बेचे हैं। ऐसे हो सकता है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ने उस चीज़ को आपके जो है एक चीज़ डिफाइन कर दी कि आपने ना FIFO मेथड यूज़ करना है, यानी जो आपने पहले सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं इसमें से सबसे पहले ये डिस्पोज ऑफ करेंगे आप, ठीक है। तो मैं क्या डिस्पोज ऑफ करूंगा, मैं कहूँगा 100 पहले ये वाले जो 100 के लिए थे, और ये 10,000 रुपये के, एक तो ये कॉस्ट बन गई मेरी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो 50 में माइनस करूंगा वो 150 वाले माइनस करूंगा, तो ये 7,500 ये माइनस करूंगा, तो मेरी बेसिकली जो गेन आएगा 12,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई, FIFO मेथड आपने यूज करना है। लेकिन लॉ ना आगे एक और लाइन दे रहा है, क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने सिक्योरिटीज को सेम डे पे परचेज किया है, फिर आप FIFO मेथड यूज नहीं करेंगे उनके लिए, फिर आप एवरेज मेथड यूज करेंगे। यानी ये सिक्योरिटी मैंने परचेज की थी 8 नवंबर और 10 नवंबर, 2 मुख्तलिफ दिनों पे, ठीक है। अगर मैं ये दोनों सिक्योरिटीज 8 नवंबर को ही परचेज कर लेता, ये मैं मॉर्निंग में 8 नवंबर में परचेज करता और ये मैं इवनिंग में 8 नवंबर में परचेज करता, तो अब क्या कॉस्ट होता। अब मैं मेथड कौन सा लगाऊंगा, एवरेज मेथड। एवरेज क्या कहता है, एवरेज कहता है इसको मिटाएं, ये FIFO मेथड था, ठीक है। वही हुआ, मैंने 15 को बेच दी सारी, मतलब मैंने सिक्योरिटीज 150 बेची, ठीक है। अब क्या लगाऊंगा जी, अब मैं करूंगा इसको टोटल 200, इसको भी करूंगा टोटल 25,000। अब जो इन दोनों को डिवाइड करके निकालूंगा ना, वो 125 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी, ऐसा ही है। टोटल कॉस्ट को मैंने टोटल यूनिट से डिवाइड किया तो 125 रुपए ऑन एवरेज मेरी कॉस्ट बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा 150 मैंने बेचे हैं 125 के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से 22,500 बनती है, अगर गलत कैलकुलेशन नहीं, तो 7,500 के हिसाब से मेरा ये गेन आया। बस आगे जो भी आपका गेन आएगा उसके ऊपर आगे रेट्स लग जाएंगे, जो नीचे रेट्स दिए हुए ना आपको, वो वाले रेट्स अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये रेट्स गौर से देख लें, सिर्फ आपने टेबल अप्लाई नहीं करना, उसके ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई है, सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2022। जो सिक्योरिटीज 30 जून अच्छा, जितने भी रेड में आ रहे हैं ना आपके नोट्स, ये सारे अपडेटेड लॉ है, ठीक है, ये अमेंड हुआ हुआ है इस दफा का। तो ये कह रहा है कि जितनी भी सिक्योरिटीज आपने 30 जून 2022 से पहले खरीदी हैं, एक्वायर किए हैं, उनके ऊपर एक ही रेट लगेगा 12.5%, ठीक है। और सिर्फ जो सीरियल नंबर 8 पे एंट्री है, कौन सी है, फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसके ऊपर 5% का रेट लगेगा। और अदरवाइज आपने अगर सिक्योरिटीज, अगली लाइन में लिखा है सिक्योरिटीज एक्वायर्ड आफ्टर 30 जून 2022, तो उसके ऊपर ये वाले टैक्स रेट्स लगेंगे जो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब नीचे बता रहा है होल्डिंग पीरियड क्या होता है, तो कह रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, यही होता है ना होल्डिंग पीरियड। और एंड में कह रहा है कि कैपिटल गेन को आपने सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। लॉस कल देखेंगे हम, क्योंकि लॉस में अभी आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। एसेट 30 जून 2022 से पहले एक्वायर किया, तो देन हमने डायरेक्ट बंद कर दें, जो उसके ऊपर गेन है